अंधेरा होने के कारण उस लाश का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, पर दूर से ही ये समझ आ गया था कि वो किसी आदमी की लाश थी और पूरी तरह नग्न अवस्था में थी। उसके ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। वो लाश किसी लावारिस लाश की तरह घाट पर पड़ी हुई थी। उस आदमी की नग्न लाश के पास ही एक काला साया मंडरा रहा था। वो काला साया गोल गोल घूमकर उस लाश की परिक्रमा कर रहा था। वो काला साया आदमी का था या औरत का, ये समझ नहीं आ रहा था। वो काला साया धुएं से बना हुआ था। तारा ने अपनी नजर उसी काले साए पर टिका रखी थी। तारा के पैर डर के मारे कांपने लग गए थे। सपने में भी वो पसीने से पूरी तरह लथपथ हो गई थी। तारा की आंखें हरे रंग में चमकने लगी थी। कुछ देर तक वो काला साया उसी लाश के पास मंडराता रहा, पर अगले ही पल जैसे उसे कुछ एहसास होता है, वो काला साया वहां से उड़ते हुए काला झाड़ी जंगल के सघन पेड़ों के बीच में जाने लग जाता है। तारा भी उस काले साए के पीछे जाने के लिए अपने कदम बढ़ाने ही वाली थी कि तभी वो देखती है कि उसके अंदर एक अदृश्य शक्ति आ गई थी। सपने के अंदर वो भी उस काले साए की तरह उड़ने लग गई थी। तारा उड़ते हुए उस काले साए का पीछा करने लग जाती है। वो काला साया काला झाड़ी जंगल से होते हुए सीधे ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ जाने लग जाता है। ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा लगा हुआ था, पर उस काले साए के वहां पर पहुंचने से पहले ही वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो काला साया ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुस जाता है। तारा ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे के पास पहुंचती उससे पहले ही वो दरवाजा अपने आप वापस से बंद होने लगता है, ठीक उस तरह जिस तरह वो खुला था। तारा ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर खड़ी हुई थी, पर वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। तारा उस दरवाजे को खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लग जाती है। तारा जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाती है, उसका हाथ दरवाजे के आर पार हो जाता है। ये देखकर तारा शॉक्ड हो जाती है। तारा का सिर्फ हाथ ही नहीं, उसका पूरा शरीर दरवाजे के आर पार जा रहा था। वो ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुस जाती है। तारा जैसे ही ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुसती है, तो वो देखती है कि ग्रेवयार्ड कोठी की लाइट बार बार बंद चालू हो रही थी। थोड़ी देर पहले जब तारा कोठी के अंदर आई थी, तो एक खामोशी छाई हुई थी। अब उसके अंदर वो खामोशी नहीं थी। वो खामोशी पूरी तरह से टूट चुकी थी। तारा देखती है कि वो काला साया युग के कमरे की तरफ जा रहा था। तारा भी वापस से उसके पीछे जाने लग जाती है। युग के कमरे के अंदर की भी लाइटें बार बार बंद चालू हो रही थी, पर युग गहरी नींद में सोया हुआ था, इसलिए उसे इन सब चीजों का जरा सा भी आभास नहीं था। वो काला साया युग के कमरे के अंदर घुसता है और टाइपराइटर के सामने रखी कुर्सी के ऊपर जाकर बैठ जाता है। जैसे ही वो काला साया कुर्सी के ऊपर बैठता है, टाइपराइटर में हरकत होनी शुरू हो जाती है। टाइपराइटर की बटनें अपने आप दबने लग जाती हैं। तारा धीरे धीरे अपने कदम उस काले साए के पास बढ़ाने लग जाती है। अभी तारा टाइपराइटर से 4-5 कदम की दूरी पर ही थी कि तभी तारा की नजर उस टाइपराइटर के पेज में जो टाइप हुआ था उस पर पड़ती है। तारा पेज की हेडिंग पढ़ते हुए कहती है, अमावस्या का शिकार। तारा ने मन में इतना पढ़ा ही था कि टाइपराइटर की बटनें धड़ाधड़ दबने लग जाती हैं। पेज में टाइप होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे टाइप होते जा रहा था, तारा उसे पढ़ते जा रही थी। टाइपराइटर की बटनें करीब 100 वर्ड प्रति सेकंड की स्पीड से दब रही थी। टाइपराइटर में वही स्क्रिप्ट टाइप हो रही थी जो अमावस्या की रात के शिकार के बाद सुबह युग के हाथों में लगी थी, जिसके अंदर और किसी के शिकार के बारे में नहीं, बल्कि रतनपाली का शिकार कैसे हुआ था लिखा गया था। जैसे ही रतनपाली की मौत के बारे में टाइप हो जाता है, टाइपराइटर की बटनें दबनी बंद हो जाती हैं। वो काला साया अभी भी उसी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था और उसने अपने हाथ टाइपराइटर के ऊपर रखे थे। तारा के मन में उस काले साए का चेहरा देखने की इच्छा और जागने लग जाती है। वो धीरे धीरे अपने कदम फिर से उस काले साए के पास बढ़ाने लग जाती है। तारा डरी हुई थी, पर फिर भी वो अपने कदम उस काले साए के पास बढ़ा रही थी। तारा उस काले साए के पास पहुंचने वाली थी कि तभी उसे वर्चस्विनी की घबराती हुई आवाज सुनाई देने लग जाती है। तारा बेटा, ये क्या हो रहा है तुम्हें? तुम ठीक तो हो? उठो तारा बेटा। तारा को बार बार वर्चस्विनी की आवाज सुनाई दे रही थी, जिस कारण उसके सपने के अंदर के दृश्य बार बार बदलने लग गए थे। उसे कभी रतनपाली की नग्न लाश दिख रही थी, तो कभी एक औरत दिख रही थी जो दिल खा रही थी, पर अंधेरे में उस औरत का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। लगातार तारा के सपने के दृश्य बदल रहे थे और देखते ही देखते उसका सपना टूटने लग जाता है। वास्तविक दुनिया में तारा अपने बेड पर लेटी हुई थी और अपने दोनों ही हाथ यहाँ वहां फड़फड़ा रही थी।
उसका पूरा बदन पसीने से लथपथ हो गया था। तारा को ऐसी हालत में देखकर वर्चस्विनी बहुत घबरा गई थी। वर्चस्विनी ने तारा के सपने में खोने के वक्त में पुलिस यूनिफॉर्म पहन ली थी और वो पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो गई थी। वर्चस्विनी तारा को उठाते हुए कहती है, उठो तारा बेटा, ये क्या हो रहा है तुम्हें? आंखें खोलो बेटा। तारा के कान में बार बार वर्चस्विनी की आवाज गूंजने लग जाती है, जिस कारण उसकी नींद टूट जाती है और वो सपने से बाहर आ जाती है। जैसे ही तारा उठती है, वर्चस्विनी उसे गले लगाकर रोने लग जाती है। वर्चस्विनी के अंदर की माँ की ममता जाग गई थी। वर्चस्विनी तारा को अपनी बाहों में कस कर भींचते हुए कहती है, तुम ठीक तो हो ना तारा बेटा? तारा कुछ देर बाद मासूमियत के साथ जवाब देती है, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। जैसे ही वर्चस्विनी तारा के मुंह से ये बात सुनती है, उसकी जान में जान आती है। तारा की आंखों के सामने तो अभी भी सपने के दृश्य चल रहे थे। वो रतनपाली की लाश को भुला नहीं पाई थी। वर्चस्विनी तारा को समझाते हुए कहती है, तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी तारा बेटा। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है बेटा कि सीधे पेट के बल मत सोया करो, अगल या बगल दोनों में से किसी एक साइड मुंह करके सोया करो। पीठ के बल सोने से बुरे सपने आते हैं। वैसे वर्चस्विनी इन चीजों को मानती ही नहीं है, पर कहते हैं ना, माँ की ममता अपने बच्चों के लिए सब कुछ मानने के लिए तैयार हो जाती है। वही हाल इस वक्त वर्चस्विनी का था। वो अपनी बेटी को ठीक देखने के लिए सब कुछ मानने और करने के लिए तैयार थी। कुछ देर तक वर्चस्विनी अपनी बेटी तारा को लाड करती रहती है। उसे लगता है तारा ने सिर्फ कोई बुरा सपना देखा था, इसलिए वो अपने हाथ पैर ऐसे फड़फड़ा रही थी। वर्चस्विनी अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए वहां से उठने लग जाती है। उसी वक्त तारा वर्चस्विनी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, माँ, रतन अंकल की लाश का दिल गायब था ना? जैसे ही तारा ये बात बोलती है, वर्चस्विनी शॉक्ड हो जाती है। वो तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि तारा ने कुछ ऐसा कहा था। वर्चस्विनी की समझ में नहीं आ रहा था कि तारा को कैसे पता चला कि रतनपाली की लाश का दिल गायब था। वर्चस्विनी ने तो तारा को ये बात कभी बताई ही नहीं थी, ना कभी इस चीज का उसके सामने जिक्र किया था। तारा एकदम धीरे धीरे बड़बड़ाती है, रतनपाली को मार दिया उसने, रतनपाली को मार दिया उसने। वर्चस्विनी पानी अपने गले से नीचे उतारती है और फिर तारा को घूरते हुए कहती है, किसने बेटा, किसने मार दिया रतनपाली को? तारा वर्चस्विनी को वो सारी बात बता देती है जो भी उसने टाइपराइटर पर टाइप किया हुआ पढ़ा था। तारा ग्रेवयार्ड कोठी युग और उस काले साए के बारे में कुछ नहीं बताती है। उसने वर्चस्विनी को सिर्फ वही बातें बताई थीं जो घाट पर घटित हुई थी। जैसे जैसे तारा वर्चस्विनी को रतनपाली की हत्या के बारे में बताते जा रही थी, वर्चस्विनी शॉक्ड होती जा रही थी। सारी बात सुनने के बाद वर्चस्विनी समझ नहीं पा रही थी कि तारा को ये सब बात कैसे पता चली थी। वर्चस्विनी के तो यही समझ नहीं आ रहा था कि तारा ने जो बात उसे बताई थी वो सिर्फ उसका एक सपना था या सच। वर्चस्विनी एक लंबी आह भर के तारा से पूछती है, वो औरत कौन थी तारा जिसने रतनपाली को मारा था? तारा डरने लग जाती है, कुछ जवाब नहीं देती है। वर्चस्विनी तारा का हाथ पकड़कर उससे फिर वही सवाल पूछती है, डरो मत तारा बेटा, मम्मा है ना आपके पास, तो आप डर क्यों रही हो? आप बताओ तारा बेटा, वो औरत कौन थी जिसने रतन अंकल को मारा? तारा धीरे से डरते हुए जवाब देती है, मुझे नहीं पता माँ, मुझे उस औरत का चेहरा दिखाई नहीं दिया, पर वो रतन अंकल का दिल कच कच करके खा रही थी। वर्चस्विनी तारा को एकटक नजर से देखते हुए पूछती है, तुम्हें ये सब कैसे पता चला तारा? तारा जवाब देती है, सपने में माँ, मैंने ये सब सपने में देखा। वर्चस्विनी बौखलाहट के साथ कहती है, क्या कहा सपने में? तारा कुछ और कहती उससे पहले ही उसकी देखरेख करने वाली केटलिन वहां पर आ जाती है। केटलिन क्रिश्चियन थी जिसका कद करीब 5 फुट 4 इंच था। रंग गोरा, पर चेहरे पर कई खरोच के छोटे छोटे निशान थे। बाल ज्यादा बड़े नहीं थे, सिर्फ गर्दन तक ही आते थे। केटलिन करीब 35-36 साल की अधेड़ उम्र की महिला थी जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। इसलिए उसने अपना पूरा जीवन बच्चों की देखरेख में बिताने का फैसला कर लिया था। उसे बच्चों के साथ समय बिताना बहुत पसंद था और जब से वो तारा से मिली थी, उसे ये काम में और ज्यादा अच्छा लगने लग गया था। कैटलिन अपना सिर नीचे करते हुए वर्चस्विनी से कहती है, गुड मॉर्निंग मैडम जी। वर्चस्विनी को जवाब देती उससे पहले ही उसका मोबाइल बजने लग जाता है। वर्चस्विनी अपना मोबाइल उठाते हुए हड़बड़ाहट के साथ कहती है, हाँ चार्ली, आ रही हूँ मैं। कैटलिन आ गई है, बस निकल रही हूँ। इतना कहकर वर्चस्विनी फोन कट कर देती है। वर्चस्विनी तारा को गले लगाते हुए कहती है, बेटा मम्मा आपसे आकर बात करेगी, तब तक आप अपना ख्याल रखना और कैटलिन को ज्यादा परेशान मत करना।
मम्मा जल्दी आ जाएगी। तारा के दिमाग में अभी भी वो सपना घूम रहा था, इसलिए वो कुछ जवाब नहीं देती है। वर्चस्विनी तारा को उसके गाल पर एक किस करती है और वहां से चली जाती है। इस तरफ मेहंदी पथार पुलिस स्टेशन में चार्ली और जाटव सदमे में थे। जब से उन दोनों ने पुलिस स्टेशन में लगे कैमरों की सीसीटीवी फुटेज देखी थी। उन दोनों के सामने ही पीसी रखा हुआ था जिसमें रात की फुटेज की क्लिप पॉज करके रखी थी। चार्ली जाटव से कहता है, यकीन नहीं हो रहा जाटव कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। जाटव चार्ली की बात से सहमत होते हुए कहता है, हाँ चार्ली जी, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, पर कैमरे में जो चीज कैद हुई है वही सच है। चार्ली घबराते हुए कहता है, अब मैडम जी को क्या बोलोगे जाटव? जब वो ये क्लिप देखेगी तो कहीं वो हमें नौकरी से ना निकलवा दे। चार्ली की बात सुनकर पहले तो जाटव भी घबरा गया था, पर थोड़ी ही देर बाद बड़ी हिम्मत से कहता है, नहीं चार्ली जी, ऐसा मत बोलिए। मैं मैडम जी को अच्छे से जानता हूँ, वो हमें माफ कर देंगी। जो भी हुआ है हम उन्हें सब सच सच बता देंगे। जाटव ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर वर्चस्विनी आ जाती है और आते से ही जाटव से पूछती है, क्या सच सच बता दोगे जाटव? अचानक से वर्चस्विनी की आवाज सुनकर जाटव और चार्ली दोनों ही घबरा जाते हैं। चार्ली बात को छुपाते हुए कहता है, यही मैडम जी की ताज चोरी हो गया है। वर्चस्विनी गुस्से के साथ कहती है, वो तो मुझे भी पता है चार्ली कि ताज चोरी हो गया है, पर क्या तुम बताओगे ताज कैसे चोरी हो गया और किस में इतनी हिम्मत आ गई कि उसने पुलिस स्टेशन से ताज चोरी कर लिया? चार्ली और जाटव दोनों एकदम चुप हो जाते हैं। उन दोनों का चेहरा देखकर ये समझ तो साफ आ रहा था कि वो उस चोर के बारे में कुछ जानते थे, पर बताने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे। उन दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि वर्चस्विनी को उस बारे में कैसे बताएं। वर्चस्विनी की नजर सामने रखे पीसी पर पड़ती है और वो उसे देखते हुए चार्ली से पूछती है, मैंने तुम्हें सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए कहा था ना चार्ली, उससे कुछ पता चला? चार्ली और जाटव एक दूसरे का चेहरा देखने लग जाते हैं, पर वर्चस्विनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देते हैं। वर्चस्विनी चिढ़ते हुए कहती है, ये तुम दोनों को क्या हो गया है? जब मैं घर पर थी तब तो लगातार कॉल किए जा रहे थे, और अब जब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो दोनों मूर्ति बनकर खड़े हुए हो। मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, सीसीटीवी कैमरे से कुछ पता चला या नहीं? वो चोर कैमरे में कैद हुआ या नहीं? चार्ली एक लंबी आह भरकर जवाब देता है, हो गया मैडम जी, वो चोर कैमरे में कैद। वर्चस्विनी एक्साइटेड होते हुए कहती है, तो इतनी देर से वही तो पूछ रही हूँ तुम दोनों से, अब जल्दी बताओ कौन है वो चोर जिसने पुलिस स्टेशन में चोरी करके मुसीबत मोल ले ली है? चार्ली अपनी नजरें चुराते हुए जवाब देता है, एक कुत्ता मैडम जी। वर्चस्विनी चिढ़ते हुए कहती है, चार्ली मैं किसी कुत्ते के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, चोर के बारे में पूछ रही हूँ। मुझे ये बताओ कौन है वो चोर जिसने चोरी करी है? चार्ली अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ मैडम जी, चोरी करने वाला एक कुत्ता है। वर्चस्विनी चार्ली की बात सुनकर हक्की बक्की रह जाती है। वर्चस्विनी शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या कहा? एक कुत्ता चोर है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी